सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक हमारी इस नई वीडियो पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के इस क्लास में हम 10th सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टरों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन चैप्टर से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम वो चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हीं चैप्टरों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हीं चैप्टरों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जितने भी छात्र साथ में चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। तो चलिए हम उन चैप्टरों के बारे में बात करते हैं जिन चैप्टरों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कहने का मतलब है कि वहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वो चैप्टर आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है बोर्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा पहला जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, जो मेरा पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो इसमें आप लोगों को कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें देखिए आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न, इस यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को इस चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आप लोगों को जरूर याद करके जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ये चैप्टर किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, और एक इसका प्रश्न है इटली में एकीकरण का, मतलब कि इटली में एकीकरण का इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उसका ये एक प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी कहने का मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न थोड़े ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और मिनिमम लघुत्तरी प्रश्न तो थोड़ा कम पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसा करें कि जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लें, ठीक है। और हम आप लोग, अब जैसे प्रश्न है आपका कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों के बोर्ड में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आपका किस चैप्टर में आता है, तो ये प्रश्न आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर में आपका ये प्रश्न आता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या क्या प्रभाव पड़े। तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता नहीं, ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है। तो इससे मिनिमम ये मान लीजिए कि आपके यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बनेंगे, दो महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनेंगे, और आपके सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न आपके वेरी वेरी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। चलिए अब इसके बाद जो मेरा चैप्टर है वो मेरा देखिए सेकंड चैप्टर क्या कह रहा है। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। अब चलिए हम यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर के बारे में वर्णन कर चुके हैं, ठीक है। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इस चैप्टर का आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को याद करके जाना है, और यहाँ पर आपके दो आप लोगों को दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को पढ़ लेना है। दो दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को याद कर लेना, वो भी कौन कौन से, कि फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े, और इटली का एकीकरण का एक प्रश्न आता है उसको, जिसको मैंने सॉल्व कराया है, उस प्रश्न को मैं हल करा चुका हूँ। तो जल्दी से जाइए उस प्रश्न को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं, देखिए कि प्रश्न जो आपका चैप्टर सेकंड है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अपनी इस दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के आपको कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आप सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए बेसिकली जो ये जो आपका चैप्टर, यहाँ से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए। लेकिन जितना भी प्रश्न आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, इस प्रश्न से बहुत ही बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है इस चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्न थोड़ा कम पूछे जाते हैं, ठीक है। मिनिमम आपसे 2 से 3 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो इतना आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अब देखिए भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का एक आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनता है, एक इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न बनेगा। वो भी कौन सा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न यही है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया। देखिए प्रश्न कौन सा है, इसी का है,
इसी इसी चैप्टर का एक प्रश्न बनता है, बहुविकल्पी प्रश्न में आता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया और असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कारण बताइए। ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपका इसी भारत में राष्ट्रवाद में आता है। फिर इसका एक और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनता है, जो ये है कि उस प्रश्न के बारे में वर्णन करते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योग का मूल्यांकन करिए। कहने का मतलब है कि इसके भी दो इम्पोर्टेंट आप लोगों को प्रश्न पढ़ के जाना है। 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न कैसे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके भी आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके पढ़ के जाना है। ये जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर चुके हैं कि यहाँ पर यूरो में राष्ट्रवाद का उदय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर आपको यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का आपको यहाँ पर देखिए 2 इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको याद करने पड़ेंगे। फिर देखिए आपका चैप्टर 3 जो आता है वो आता है संसाधन एवं विकास। अब संसाधन एवं विकास के बारे में बात करेंगे, ये कैसा चैप्टर है। तो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है, ये ज़्यादातर आप लोगों को अगर मैं बात करूँ कि जो आपका जो संसाधन एवं जो विकास जो चैप्टर है, ये अगर देखा जाए तो इतना आप लोगों के पेपर में इतना ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं, संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स, ये बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं, जितने भी आपके जो बहुविकल्पी जो प्रश्न बनते हैं, वो बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये जो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ आपके पेपर में बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिर्फ जो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर दिया है, इसके सिर्फ आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही पढ़ने पड़ेंगे। और 1-2 प्रश्न अगर आपको लोगों को अगर ना पसंद है तो आप लोग 1-2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में देख लें। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, देखिए भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का आपको 100% एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। और यूरो में राष्ट्रवाद को उदय, इस चैप्टर से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है जल संसाधन। अब चलिए यहाँ पर जल संसाधन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल संसाधन। अब जल संसाधन में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है जल संसाधन। अब हम जल संसाधन के बारे में बात करेंगे कि जल संसाधन में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए जल संसाधन में यहाँ पर देखिए एक समझने वाली बात है, जल संसाधन में आपको एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ना है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे जल संसाधन में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जल संसाधन में आपको एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो जल संसाधन को आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। तो जल संसाधन जो है इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका नहीं है, ठीक है। तो जल संसाधन में आप देखिए यहाँ पर अब हम बात करें कि इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन सा बनता है। तो अब देखिए इसका फाइनली यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर कोई भी इम्पोर्टेंट इसका प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यह जो आपका चैप्टर जल संसाधन, ये इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जल संसाधन चैप्टर को आपको नहीं, बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिए, इसको काट दीजिए स्टूडेंट्स, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जल संसाधन को आपको नहीं पढ़ना है, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। अब देखिए कृषि चैप्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कृषि, जो आपका एग्रीकल्चर चैप्टर जो आता है, एक सामाजिक विज्ञान का ही एक चैप्टर है एग्रीकल्चर। अब हम इसके बारे में वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अब कृषि के बारे में बात करते हैं कि कृषि चैप्टर से आपके कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो अब हम कृषि चैप्टर को उठाते हैं और बात करते हैं कृषि चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो आपका जो कृषि जो एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, अब हम इस कृषि कहने का मतलब एग्रीकल्चर चैप्टर के बारे में वर्णन करें तो आपको यहाँ पर देखिए इस चैप्टर के देखिए जितने भी आपको कहने का मतलब जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखें, कृषि जो चैप्टर है आपको एग्रीकल्चर जो चैप्टर है, आपको इस चैप्टर के जितने भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिले, सारे के सारे आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लेने, ठीक है। सारे के सारे आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न याद कर लेने। अब चलिए अब हम इस चैप्टर के बारे में और अगर हम आगे बात करें तो इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करें तो इसका देखिए कोई भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है, ठीक है।
अब इसके अगर हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करें, जो आपका चैप्टर है कृषि, जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का अगर हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करें तो इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है उस प्रश्न का नाम क्या है? तो उस प्रश्न का नाम है कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं बताइए। प्रश्न नंबर है भारत में कृषि क्षेत्र की हमको समस्याएं बतानी है। तो इसका सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है और हम यहाँ पर आपको यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्लियर भी करा देंगे कि आपको कहाँ से आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जो जल संसाधन चैप्टर है इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों को इस चैप्टर को नहीं छूना है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका संघवाद। अब देखिए हम संघवाद चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है संघवाद और फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा लोकतंत्र की चुनौतियां। तो लोकतंत्र की चुनौतियां और संघवाद। अब चलिए संघवाद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका चैप्टर है संघवाद, अब हम संघवाद के बारे में बात करते हैं। अब संघवाद में आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, तो संघवाद के बारे में बात करते हैं। अब देखिए फाइनली ये जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये भी नहीं है, संघवाद जो चैप्टर है इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन मैंने इस चैप्टर को यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है इसका एक भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न अगर आपका बन रहा है। हाँ, इसका एक इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। इसका एक इम्पोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। वो भी कौन सा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, उस दीर्घ उत्तरी प्रश्न के बारे में वर्णन करते। तो ऐसा करिए कि भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुविकल्पी दीर्घ उत्तरी में बनता है। तो इसका एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको इसका एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न ही इम्पोर्टेंट बन रहा है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही प्रश्न आपको इसका पढ़ना पड़ेगा संघवाद चैप्टर का। फिर देखिए हम और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है लोकतंत्र की चुनौतियां। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है लोकतंत्र की चुनौतियां। आप चलिए इस चैप्टर को देख लीजिए कि लोकतंत्र की चुनौतियां। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये किस लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम यहाँ पर वर्णन करते हैं, बात भी करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का कौन कौन सा आपको लोगों को प्रश्न पढ़कर जाना है पेपर में। तो लोकतंत्र की चुनौतियों में देखिए इसमें आपको सारे के सारे लघु उत्तरी प्रश्न आपको देख लेने। लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, लघु उत्तरी प्रश्न, और इसके आपको 2 से 3 आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देख कर जाने। फिर चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर आता है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इस चैप्टर को भी आपको पढ़कर जाना है पेपर में। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे मिनिमम, ये मान लीजिए यहाँ से प्रश्न आपका कौन सा बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सिर्फ अति लघु उत्तरी प्रश्नों के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और लोकतंत्र के परिणाम ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उपभोक्ता अधिकार। देखिए तुमने यहाँ पर देखिए 13 इंपॉर्टेंट चैप्टरों के बारे में बात की है, ठीक है, 13 इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात की है। तो अभी आपके पास जो समय है थोड़ा है, समय ज़्यादा समय है अभी आपके पास, कुल समय है ये मान लीजिए आपके पास अभी जो दिसंबर है, यानी कि आज दिसंबर, यानी कि अभी आपके पास ये मान लीजिए कि अभी भी आपके पास ये मान लीजिए कि दिसंबर में अगर आपके पास 15 दिन शेष हैं, दिसंबर में अगर आपके पास 15 दिन शेष हैं, और अगर आप डेली अगर आप इसका एक एक चैप्टर भी अगर पढ़ते हैं तो आपका 13 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर देखिए सिर्फ अभी आपको यहाँ पर देखिए 13 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये 13 चैप्टर अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो ये मान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 100% आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपको सिर्फ इतने ही चैप्टर पढ़कर पेपर में चले जाना है, और इतने में से ही आपको सारे के सारे प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। सो चलिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले जो अपनी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो साइंस पर आएगी, जिसमें हम उसमें भी इम्पोर्टेंट चैप्टरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।